बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। हमने पढ़ा था कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन्स किस तरह डिफर कर रही है लिक्विड्स के अंदर से। लिक्विड्स का बेसिकली हमारे पास टॉपिक था क्योंकि हम पढ़े थे टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सेम उसी तरह हमने डिस्कवर किया था डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स और उनको कंपेयर किया था गैसेस के साथ कि गैसेस की डेंसिटी आया कि ज़्यादा होती है कि लो होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो रिमेनिंग है, जो कि है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, हमें पता है जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। गैसेस और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस के अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने डिस्टेंस पर होते हैं और किस तरह उनकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिक्विड्स का भी हमने पढ़ लिया कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक हैं सिर्फ लिक्विड्स के लिए, वो गैसेस के अंदर नहीं है, और उनका डिफरेंस भी हमने चेक किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स के बारे में। अगर हम जनरली सॉलिड को देखें तो हमारे जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि एक सख्त किस्म की हो, कोई चट्टान जैसे होती है, कोई सॉलिड एक मतलब कि हार्ड और कंपैक्ट फॉर्म में हो। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर कंपाउंड्स। इस हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। अब जब किसी चीज़ की स्पेसिफिक शेप होगी तो जाहिर बात है उसका एक मैस भी होगा और उसका एक वॉल्यूम भी होगा। तो सॉलिड्स ऐसी स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है, मोर ओवर इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। क्या लिक्विड्स की स्पेसिफिक शेप होती है? नॉट एट ऑल। लिक्विड्स की स्पेसिफिक शेप नहीं होती। उस शेप को अडॉप्ट करते हैं जिस कंटेनर के अंदर हम उनको डाल रहे हैं। एक ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो ग्लास की शेप का आ जाएगा, एक कप में डालेंगे तो वो कप की शेप का हो जाएगा। और गैसेस, क्या गैसेस की भी कोई शेप होती है? नो। गैसेस भी ऐसे ही हैं कि अगर आप बैलून को फिल कर रहे हो तो उसकी शेप अलग हो जाएगी। डिफरेंट जो होती हैं वो शेप्स ये एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो शेप स्पेसिफिक की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है सॉलिड्स के अंदर। इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। Now the question is why solids have specific shape? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में डिफिकल्टी होती है, वो एक ही जगह सेटल डाउन होकर बैठे रहते हैं। ये सॉलिड मेटल का एक पीस है। तो क्या हुआ है, अब मेटल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, मीन निग्लिजिबल है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है इनके दरमियान। अब ये क्या करेगा, जब इनके दरमियान कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कहीं मूव कर ही नहीं सकेंगे, वो अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे, अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। इसके साथ साथ अपनी जगह बैठने की वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ एक टाइप ऑफ मोशन एग्जिस्ट करते हैं जो कि होती है वाइब्रेशनल मोशन। क्यों वाइब्रेशनल मोशन? क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह पर सेटल है, उसने सिर्फ इस तरफ वाइब्रेट करना है, अपने से ऊपर थोड़ा सा जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा और डाउनवर्ड आएगा, लेकिन वो यहां से उठ के यहां नहीं आ जाएगा। सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स बनते ही तब हैं जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली अटैच्ड हो, उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो निग्लिजिबल हो, बिल्कुल ना होने के बराबर हो। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि इनकी स्पेसिस कम होती हैं, इस वजह से ये वाइब्रेशनल मोशन जो होती है वो एग्जिबिट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है
कि इनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपस में, वो क्लोजली अटैच्ड होते हैं। वो आपस में एक दूसरे का, जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं मिलती, इनको एनर्जी मिलती ही नहीं है, या इनके पास इतनी ताकत ही नहीं होती कि ये मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये मोशनलेस होते हैं। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मोशनलेस होते हैं। किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में इतने क्लोजली अटैच होते हैं, उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इस हद तक हाई होती हैं कि वो अट्रैक्टिव होते हैं एक दूसरे की तरफ। उनको अगर स्पेसिस नहीं होंगी, ज़ाहिर गैसेस में हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। वो कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये हमने पढ़ लिया है जनरल प्रिंसिपल सॉलिड्स का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता दूं जो कि सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स में थी, वो थी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की अगर आप जो डेफिनेशन देखो ना, उसमें लिखा था इंटरमिक्सिंग मॉलिक्यूल्स की, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस वजह से था, ड्यू टू मोलेक्युलर मोशन। अब सॉलिड्स में तो मोशन होती ही नहीं है, सॉलिड्स आर मोशनलेस, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन कर ही नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए सॉलिड्स डोंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। किस वजह से, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशनलेस होते हैं, अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं, उनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इस वजह से वो डिफ्यूज नहीं कर सकती। डिफ्यूजन का तो मेन प्रिंसिपल ये है कि एटम्स जो हों या मॉलिक्यूल्स जो हों वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करें, मूवमेंट करें। जब मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, तभी तो वो डिफ्यूज कर पाएंगे, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है सॉलिड्स के बारे में। बुक से देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज, पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट मोशनलेस विद ओनली वाइब्रेशनल मोशन। हमें पता है कि सिर्फ इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन ही होती है, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं बस। नो डिफ्यूजन बिटवीन पार्टिकल्स इन दिस, डिफ्यूजन हो ही नहीं रही होती क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशनलेस होते हैं। अब हम इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि सॉलिड्स एग्जिबिट करते हैं। ओके बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट। हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। सॉलिड्स के अंदर बॉइलिंग नहीं होती है, बॉइलिंग जो होती है वो लिक्विड्स के अंदर होती है, लिक्विड जो होते हैं वो मेल्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर। अब देखो, हमने पढ़ा था एक चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, जो लिक्विड था वो चेंज हो रहा था सॉलिड के अंदर। ठीक है, जो लिक्विड था वो सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इंटर कन्वर्ट हो रहे थे सॉलिड के अंदर, जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, अब मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग के अंदर ऑपोजिट होता है, जो सॉलिड होता है वो चेंज होता है लिक्विड के अंदर, और ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्वल क्वांटिटी के अंदर। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसके अंदर सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्रॉपर्टी है किस चीज की, लिक्विड्स की, इसी तरह जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो मेल्ट कैसे करते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि क्या होता है, सेम ऐसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम देखें कोई एक सब्सटेंस देख लेते हैं, सपोज ये मेटल है हमारे पास, ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, हीट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सॉलिड्स को मेल्ट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट वर्क बटे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको देनी होती है, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगी कि मोशन जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज करेगी। जब मोशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कन्वर्ट करेंगे सॉलिड से लिक्विड के अंदर, मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड जो होंगे वो दोनों एक पॉइंट के ऊपर को एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब यहां पर होता क्या है, देखो बच्चों, जब आपने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी, तो जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करेगी। आहिस्ता आहिस्ता जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टी है ना कि उनकी फिक्स पोजीशन होती है। अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। जब वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, इसका मतलब यही है कि वो मोबाइल बन जाएंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था ना हमने, मतलब कि वो अपनी स्पेस से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं और अब वो किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो इस तरह मेल्ट करते हैं और ये उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उसके अंदर आयोनिक और जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ना, इनका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आयोनिक में पढ़ा था ना NaCl, इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेम इस तरह आयनिक और कोवलेंट जो होते हैं वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं बुक पे क्या लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड ट्रांजिशंस इनटू अ लिक्विड। हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के अंदर इंटर कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड्स एट देयर मेल्टिंग पॉइंट है पार्टिकल्स विद वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। इनकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इस वजह से जब हीट प्रोवाइड होते हैं तो इनकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। एज सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेशन एनर्जीज इंक्रीज एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर। इफ हीट कंटिन्यूज टू बी सप्लाइड, पार्टिकल्स इवेंचुअली बिकम्स मोबाइल लीडिंग टू मेल्टिंग, ठीक है। आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स विद नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपको फिर भूल गया होगा कि क्यों इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आयनिक और कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। मीन्स कि ऐसे एक नेटवर्क सा बना होता है स्ट्रक्चर्स का। मैंने आपको SiO2 की एग्जाम्पल दी थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, डायमंड की एग्जाम्पल दी थी, जो कि कोवलेंट सॉलिड है। तो क्या था कि आपस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करें जो कि है रिजिडिटी। रिजिडिटी को आप ऐसे समझो जैसे कोई चीज़ होती है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, हार्ड। जैसे हम कहते हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत का है, वो अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रिजिड क्या होता है, सख्त चीज़। अब जब सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशनलेस होते हैं, तो इट्स ऑब्वियस जब उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मोशनलेस होंगे तो वो रिजिडिटी शो करेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर शो करेंगे। आपस में स्ट्रॉन्गली जो होंगे वो प्लेस्ड होंगे, कंबाइन होंगे, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होगा कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड होगा। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि वो रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं कल वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन यहां हम अलग से पढ़ लेते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बच्चों क्या है, डेंसिटी अगर हम फॉर्मूला देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ और इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। अब कहते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड से, और लिक्विड जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं गैसेस से। ये आप ड्रॉ कर लो कैसे ये इंक्रीज और डिक्रीज का वो है, सॉलिड्स फिर लिक्विड्स फिर गैसेस। अब सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, तो देखो बच्चों सॉलिड्स का मास भी तो ज़्यादा होता है ना, कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है ना उनका, उनका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है और वो ज़्यादा ग्रेटर होती है किसकी निस्बत, लिक्विड्स की निस्बत और गैसेस की निस्बत।
और अगर हम इसका दूसरा फैक्टर देखें जो किस चीज़ का है, वो है वॉल्यूम का। तो बच्चों हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका आपस के अंदर जो वॉल्यूम होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है। जब हमने देखा था कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो लेस होती है देन दैट ऑफ लिक्विड्स, मीन्स वाटर की निस्बत उसकी डेंसिटी कम होती है जिससे फ्लोट करती है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आइस वाटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है आइस के अंदर, क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या हो रहा है? सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में क्लोजली अटैच्ड होते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बचता यहां पर, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है सॉलिड्स का वो लेस होता है, जबकि मैस वो ज्यादा होता है। तो डेंसिटी का मैस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसलिए जब मैस इंक्रीज करता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेंसिटी इंक्रीज करती है। यही रीजन है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम कुछ सॉलिड्स की एग्जांपल देखें जिनकी डेंसिटी आपकी बुक में मेंशन है, उसमें एक आता है एल्यूमिनियम Al। इसकी डेंसिटी बताई गई है 2.70 एल्यूमिनियम की। आयरन स्ट्रोंगेस्ट, उसकी बताई गई है 7.86। ये आपने वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है ना, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। और गोल्ड की बताई गई है 9.3। तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी बेतहाशा होती है और सख्त और हार्ड होता है। आयरन उसके कम और एल्यूमिनियम उससे कम, और इससे कम जो होता है सबसे ज्यादा कम होता है सोडियम और पोटेशियम, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर, सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये हमें पता चल गया है। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद नो एम्प्टी स्पेसेस। नो एम्प्टी स्पेसेस तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस होगा। सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एल्यूमिनियम की इतनी है, आयरन की इतनी है और गोल्ड की इतनी है। ये तो कंप्लीट होगी हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब हम कुछ एडिशनल पढ़ेंगे जो आपकी बुक में मेंशन भी है, मैं खुद से नहीं करवा रही हूँ। वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स की कितने टाइप्स हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और ये भी देखेंगे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह के टाइप में आते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो अरेंजमेंट की बेस पर, किनकी अरेंजमेंट की बेस पर, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसमें एक जो है वो है अमोर्फस सॉलिड्स और दूसरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं टाइप्स हैं किसकी, सॉलिड्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमोर्फस को, उसके बाद क्रिस्टलाइन को, उसके बाद फिर देखेंगे कि बुक पे कैसे गिवन है। अमोर्फस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एमोर्फस, मोर्फ का मतलब होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर, और जनरली हम ए से मुराद क्या लेते हैं, नोट या नो। बायोलॉजी में हो या फिर किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हो या केमिस्ट्री में हो, ए जब भी किसी वर्ड से पहले आ जाता है तो हम उसको ये समझते हैं कि वो नोट है। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ए सेलुलर लाइफ, ठीक है, ए सेलुलर लाइफ आपने पढ़ा होगा, ये बायोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ए का मतलब नोट यहां भी। ठीक है, तो अमोर्फस का मतलब क्या है, ऐसे सॉलिड्स जिनकी कोई शेप या फिर स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो शेप एंड नो स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज नहीं है। अगर पार्टिकल्स अरेंज नहीं होंगे तो कोई कंपाउंड या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, क्योंकि टाइप्स ही हम वो पढ़े हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर हो। डिफरेंस कहां पर है कि जो पार्टिकल्स है ना वो अरेंज किस तरह है। अमोर्फस के अंदर ना जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलर पैटर्न में नहीं अरेंज होते।
रेगुलर पैटर्न से मुराद क्या है? 1 2 1 2 1 2, ये एक रेगुलर पैटर्न है। हमें पता है कि 1 के बाद 2 ने आना है, फिर उसके बाद 2 के बाद 1 ने, 1 के बाद 2 ने, 2 के बाद 1 ने, 1 के बाद 2 ने। ये एक रेगुलर पैटर्न है जो कि अमोर्फस में एग्जिस्ट नहीं करता। अमोर्फस में एग्जिस्ट करता है इरेगुलर पैटर्न। कैसे? 1 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है, ये मैं एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, 1 2 1 1। अब हमें नहीं पता इस 1 के बाद क्या अपकमिंग नेक्स्ट आना है। 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जो अमोर्फस होते हैं ना, वो कैसे अरेंज होते हैं? वो इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखो 1 2 1 1 2 1 2 1 1। ठीक है, तो हमें देखो नहीं पता कि 1 के बाद 2 आ रहा है, ये हमें पता है कि 1 के बाद 2 आता है, लेकिन 2 के बाद 1 किस बेस पर आया है? फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 1 1 1। ये इरेगुलर पैटर्न है, ये रेगुलरिटी नहीं है, ये इरेगुलर पैटर्न है जो कि अमोर्फस में एग्जिस्ट करता है। ये नहीं मतलब कि इसका कि अमोर्फस की जो होती है वो कोई हमें नज़र ही नहीं आता, कोई उसकी कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर अरेंजमेंट जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है मॉलिक्यूल्स की। कभी एक तरह का मॉलिक्यूल आ रहा है, फिर दूसरी तरह का आ रहा है, फिर तीसरी तरह का आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अमोर्फस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हमसे कोई पूछे कि अमोर्फस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, हम फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अंदर पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर है, सॉलिड्स के ऊपर एक पूरा चैप्टर। ठीक है ना, यहाँ पर तो सिर्फ एक पार्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी। जब कोई मेटल या कोई मटेरियल जो होता है वो मेल्ट होता है ना, और आप उसको फौरन रख देते हो कहीं जगह पर, ठीक है, और इनको इतना टाइम नहीं मिलता कि ये अच्छी तरह कूल डाउन हो सकें। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर तक, मतलब कि हाफ आवर तक आप फौरन मोल्टन मटेरियल को कहीं से हासिल करते हो। ठीक है, और वो फटाफट जो होते हैं वो कूल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इरेगुलर शेप में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको एनफ टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो अपने आप को अरेंज कर सकें, और ये फॉर्म बनाते हैं किस चीज़ की? ये फॉर्म बनाते हैं अमोर्फस। अमोर्फस टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो इस तरह एग्जिस्ट करते हैं। ओके बच्चों, अब आप में से कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम मोल्टन क्या चीज़ होती है? बच्चों मोल्टन जो स्टेट होती है वो होती है मैग्मा टाइप, पिघलती हुई चीज़। जैसे आप कोई चीज़ को मेल्ट करो तो वो कैसे पिघलता हुआ होता है, पिघलता हुआ लावा। आप इसको इस तरह समझ लो कि जो मोल्टन मटेरियल होता है वो पिघलती हुई चीज़ होती है। जो ग्लास है शीशे का, ठीक है ना, क्या होता है वो किससे मिलके बना होता है? ग्लास जो होता है वो सैंड पार्टिकल से मिलके बना होता है। आप क्या करते हो कि सैंड पार्टिकल्स को या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या करते हो कि आप इसको बिग फर्नेस के अंदर बेचते हो, भट्टी के अंदर, और यहाँ पर टेम्परेचर अबव 2400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर जब ये जाता है तो यहाँ पर ये मेल्ट होता है अच्छी तरह। जो इतना ये मेल्ट होता है, जैसे पिघलती हुई चीज़ नहीं होती, आपने वोल्केनोस देखी होगी, वोल्केनो eruption देखी होगी, कैसे वो पिघल रहा होता है। जैसे ही वो मेल्ट करता है तो आप फौरन किसी डिजायर्ड चीज़ में डाल देते हो कि जिस तरह का ग्लास आपको ऑब्टेन करना है। जब आप फौरन से इस गरम गरम चीज़ को डालते हो इस ग्लास के अंदर, तो क्या इस शेप के अंदर, तो क्या होता है वो उस शेप का आ जाता है और वो उसी के अंदर कूल होता है। उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को रीअरेंज कर सके किसी शेप के अंदर आने के लिए। अब जब अब्रप्टली इसके अंदर डालते हो तो क्या होता है, वो इस चीज़ की शेप ले लेता है, किसी कंपोनेंट की शेप ले लेता है और अपने मॉलिक्यूल्स को अरेंज नहीं कर पाता, और इसी शेप के अंदर क्या करता है, वो कूल डाउन होता है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो इरेगुलर अरेंज होते हैं सॉलिड्स के अंदर, अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके दरमियान कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता।
स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, जहां पर स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक होगा, वहां पर ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमें उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। दूसरी एक जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो है आइसोट्रोपी की। आइसो मीन सेम। अमोर्फस सॉलिड्स की ना सेम प्रॉपर्टीज होती हैं तमाम डायरेक्शन के अंदर। क्या होती हैं? सेम प्रॉपर्टीज होती हैं तमाम डायरेक्शन के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी आती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारी क्या हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किस चीज की? अमोर्फस सॉलिड्स की। अब मैं आपको आइसोट्रोपी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आइसोट्रोपी क्या होती है। तो देखो बच्चों, आइसोट्रोपी क्या है? सेम टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करना, जो कि किसके अंदर होता है? अमोर्फस सॉलिड के अंदर। मैंने आपको कुछ देर पहले अमोर्फस सॉलिड का बताया था कि कैसे इरेगुलरिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, किस वजह से? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये दो ही कर लेते हैं, चलो 3 लाइंस बना लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल पड़ा है, हम ऐसे ही कह देंगे रैंडमली, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है अमोर्फस के अंदर। 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2। अब देखो बच्चों, जब आप इस डायरेक्शन के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है? कोई जो एंड वाला होगा 2 के बाद, हमें नहीं पता वो क्या आ रहा है। पहले 2 जैसी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिर 1 जैसी प्रॉपर्टीज हैं, फिर 1 जैसी प्रॉपर्टीज उसकी आ रही हैं मॉलिक्यूल जैसी, फिर 2 जैसी आ रही हैं, फिर 2 जैसी आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि यहां पर क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर। अगर हम दूसरी डायरेक्शन के ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं फोर्स, ये देखो इस तरह, तो क्या हुआ है? पहले हमारे पास है 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2 हाफ। उसके बाद हमें नहीं पता इस पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज़ है, इरेगुलर है। तो बच्चों आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। किस चीज़ से? कि यहाँ पर तो इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इरेगुलर होनी चाहिए। ये सेम प्रॉपर्टीज़ जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर ना हम इन 2 पॉइंट्स को सेम समझ लेते हैं, सेम इमेजिन करते हैं कि हमें नहीं पता कि इस 2 के बाद क्या आ रहा है और इस 2 के बाद क्या आएगा। हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि इस 2 के बाद जो है वो कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल है, और इस 2 के बाद भी कोई भी मॉलिक्यूल है, तो वो दोनों सेम है। इसलिए जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसी कोई थ्योरेटिकल नहीं बात करी मैं, ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, amorphous solids particle are not arranged in regular repeating pattern means बार बार रिपीट होने वाला पैटर्न। टिपिकली फॉर्म वेयर molten materials cools too quickly for crystals to form, they lack definite crystalline structure, इनका कोई definite crystalline structure नहीं होता, लैक करते हैं इस चीज को। no sharp melting point, they soften gradually over a range of temperature, मतलब कि soften कर जाते हैं जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो और कलर भी अपना चेंज करते हैं। exhibit the same physical properties in all directions, मैंने आपको बताया किस वजह से, आइसोट्रोपी की वजह से, और कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट लो, इतना डीप ना इसको समझो, ठीक है ना, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड्स ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड कोलता। इसके साथ साथ मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई है, वो आप भी देखो यहाँ पर। अमोर्फस में देखो क्या हुआ है, क्रिस्टलाइन को भी छोड़ दो, इसको नहीं अभी आपने देखना। आप अमोर्फस देखो, अमोर्फस के अंदर क्या है, एक यहां पर मॉलिक्यूल है, एक यहां पर ग्रीन वाला मॉलिक्यूल है, फिर यहां कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है? जिग-जैग अरेंजमेंट है किसकी? मॉलिक्यूल्स की। कोई एक मॉलिक्यूल यहां है, फिर उठ के यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, और फिर यहां है, ठीक है। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये अमोर्फस स्ट्रक्चर है जिसका कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है और इरेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की। अब हम समझते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो है वो सारा का सारा ऑपोजिट है
अमोर्फस से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल तभी बनता है जब उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उस वक्त बनते हैं जब ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ए बी ए बी। हमें पता है ये रेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और ये एग्जिस्ट करती है किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। इसके साथ साथ ऐसे इंडिविजुअल्स पीसीज ऑफ crystalline solids are called crystals। अब ये डेफिनेशन है क्रिस्टल्स की, आपके पे शायद गिवन हो तो आप वहां से देख के लिख लेना, ठीक है, वरना यहां से लिख लो। अब हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक शेप एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की। अब जब रेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, तो रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। कार्बन की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, कार्बन जब डायमंड के अंदर होता है तो कैसे उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो होता है, वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, और यही वजह है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब अगर हम इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करें जो कि है एन आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी थी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एन आइसोट्रोपी क्या है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एग्जिबिट करते हैं। नो डाउट रेगुलर पैटर्न तो है, लेकिन रेगुलर पैटर्न ही कंट्रीब्यूट नहीं करता इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। कैसे? देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ए बी ए बी ए बी और समझ लो बी और ए। अब जब आपने कोई स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करनी है तो क्या होना है, एक इस डायरेक्शन में आपने की है और एक इस डायरेक्शन में आपने की है। अब आपको पता है कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद बी आ रहा है, और ऑब्वियसली बी के बाद क्या आएगा? ए। बी के बाद बी, बी के बाद ए, उसके बाद आपको पता होगा यहां पर दोबारा जो होगा वो ए है, क्योंकि ऊपर भी एक लाइन होगी बी ए बी बी की, जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइन कंट्रीब्यूट करेगी। आपको पता चलेगा कि बी के बाद ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, ठीक है। तो अब एक तरफ यहां पर ए है और दूसरी तरफ ऊपर बी है, तो क्या एक ए और बी दोनों सेम मॉलिक्यूल है? ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। इस वजह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने की वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एग्जिबिट करेंगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? NaCl, शुगर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डायमंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रेफाइट, ये तमाम हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, देखो कैसा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोन्स बने हुए ना, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ना, कैसे ये अरेंज है। यहां भी कार्बन 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 कार्बन, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, फिर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह नेचर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि बुक के अंदर क्या गिवन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जी एक्सिस के ऊपर। कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पीसीज जिसको कहते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हैव वेल डिफाइंड सरफेस और फेसेस। क्रिस्टल्स की एक सरफेस होती है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, किसी भी शेप का क्रिस्टल हो सकता है। ईच फेस है स्पेसिफिक एंगल विद ईच अदर। अब हर एक फेस का एक एंगल होगा स्पेसिफिक, इसके साथ इसका अलग एंगल होगा, इसके साथ इसका अलग एंगल होगा, कभी 90 का बन रहा होगा, कभी 180 का बन रहा होगा, कभी 360 का बन रहा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स, exhibit varying physical properties in different directions. Anisotropy. Example include sodium chloride, sugar, ammonium sulfate and diamond, etc. ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिखा है
अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के दरमियान, ये हम पढ़ लेते हैं। आप अपनी बुक के ऊपर भी लिखना चाहो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है आपको कि डिफ्रेंशिएट करें अमोर्फस के अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है अमोर्फस, इरेगुलर पैटर्न्स ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सॉलिड। ये हमें पता है कि इरेगुलर पैटर्न होता है अमोर्फस के अंदर। क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ, रेगुलर भी होती है और रिपीटिंग होती है, बार बार हो रही होती है। मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि किसी भी रेंज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट कर जाएंगे। लेकिन जो क्रिस्टलाइन होगी, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। आपको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड पहले करना पड़ेगा ताकि इसको मेल्ट किया जा सके। नो डेफिनेट हीट फ्यूजन, डेफिनेट हीट फ्यूजन, ये आप इस पॉइंट को छोड़ दो, ये आपके पॉइंट अभी नहीं है हीट फ्यूजन का। एग्जाम्पल क्या करती है, इंक्लूड ग्लास, और इसके अंदर आता है डायमंड, कॉल्ड आइसोट्रोपिक, इनको कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इसको अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग की होगी, कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर किया होगा। अपनी मेन प्रायोरिटी हमेशा आप अपने कॉन्सेप्ट को ही रखें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।